ओके, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 6। और डीपीपी कैसे सॉल्व करनी, कैसे क्या करना है, ये डीपीपी 1 ओपन करके देख लीजिए। 1 से लेके 5 तक शेयर कर चुका हूँ, 6 भी शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीपीपी 6 और उसके आंसर्स की मिल जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे खुद से, ठीक है। उसके बाद नहीं समझ में आता है तो वीडियो को प्ले करके आप आगे बढ़ा दीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने 32 तक डिस्कस कर दिया था। एडवांस के लिए सफिशियंट डीपीपी है और एक अच्छी डीपीपी है। कह रहा है देयर आर टू आइडियल स्प्रिंग of force constant K1 K2 respectively. When both spring are relaxed, the separation between the free end is capital L. दोनों स्प्रिंग रिलैक्स है और ये कैपिटल एल की 20 की दूरी है। नाउ द पार्टिकल ऑफ मास m अटैच टू द फ्री एंड एंड द लेफ्ट स्प्रिंग इज डिस्पैच्ड बाय 2L। ये 2L लेफ्ट और डिस्प्लेस कर दिया और रिलीज किया गया। एज्यूमिंग दैट सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, K1 और K2 की वैल्यू 4/3 है। कंप्रेंशन के बाकी ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शन है, उनके 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर्स बताने, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो डेटा है पहले नोट कर लेते हैं। ये मुझे पता है इनिशियली दोनों किस में है, नेचुरल लेंथ में थे, तो कितना डिस्टेंस इसको और कंप्रेस किया गया, 2L डिस्टेंस और कंप्रेस कर दिया गया, ठीक है। अब रिलीज किया गया। चलिए एक बार व्हाइट बोर्ड पे बना देते हैं। तो इस ब्लॉक और इस फ्री एंड के बीच का गैप क्या हो जाएगा, 2L और L, 3L। और ये मीन पोजीशन कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है अभी, जब तक कि स्प्रिंग इससे अटैच नहीं होती। चलिए देखते हैं, व्हाइट बोर्ड में शेयर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 33। ये मासलेस स्प्रिंग, मासलेस, ये मासलेस है, देखिए लिखा हुआ है दिस वन इज द मासलेस K2 स्प्रिंग कांस्टेंट, K2 स्प्रिंग कांस्टेंट। और एक ब्लॉक को ये K1 के स्प्रिंग कांस्टेंट है, 20 की दूरी कितना है, 12 है। और नेचुरल लेंथ यहाँ पे था, ये इस ब्लॉक के लिए, इस वाली स्प्रिंग के लिए नेचुरल लेंथ था 12 दूरी पे, नेचुरल लेंथ N L1 इस ब्लॉक के लिए मान लिया। और क्वेश्चन दिया है K1 अपन K2 इज 4/3। पूछ रहा फर्स्ट क्वेश्चन, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मास m हीट द राइट स्प्रिंग। कितने समय बाद ये वाला ब्लॉक इसको हीट कर देगा, ठीक है। तो चलो कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन। ब्लॉक को यहां से रिलीज किया, इसको ओरिजिन मान लो और L दूरी तक जाना है, इक्वेशन लिखो समझ में आ जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन और इसको ओरिजिन मान लो और इधर पॉजिटिव मान लो। पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अच्छा ये दूरी कितनी होगी, L, क्योंकि ये 3L है, देखो 3L है, ये L और ये 12 3L है, ठीक है। तो एक क्या करें, कुछ नहीं, कई तरीके से कर सकते हो तुम चाहो तो, तुम्हारी मर्जी। अच्छा यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम, एक्सट्रीम से मीन तक जाने का टाइम, क्योंकि ये मीन पोजीशन बनेगा इस वाली स्प्रिंग के लिए, क्योंकि ये तो अटैच है नहीं, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम T/4 होगा, मीन से एक्सट्रीम, प्लस यहां से यहां तक जाने का टाइम निकालना है मीन से L दूरी तक,
जबकि एम्पलीट्यूड 12 के बराबर है। तो मीन से जाने का टाइम, एक पार्टिकल शुरुआत मान लो, अगर मैं यहीं से मान लो मैं ऐसे भागते हुए आ रहा, स्टॉप वॉच अपने यहाँ पे ऑन कर दिया, तो मीन पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, x बराबर a sin ओमेगा टी। ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो ये इक्वेशन की काउंटिंग मीन से शुरू होती है, मीन से। यहाँ पे टाइम का मेजरमेंट मीन से होगा इस इक्वेशन में। तो अगर मैं मानूं कि मीन से यहां तक जाने का टाइम कितना लगेगा, दैट इज t1। तो x की जगह पे क्या प्लेस करोगे, l प्लेस करो, क्योंकि ओरिजिन तो यही है ना, ओरिजिन तो दिस वन। तो इस पॉइंट का x कोड क्या बन गया, l, यहाँ पे l रख दो। इसी से साइन ओमेगा टी 1/2 बनेगा, तो ओमेगा t1 क्या आएगा, π/6, 30 डिग्री। 30 डिग्री। ओमेगा क्या होता है, 2π/T। इससे t1 की वैल्यू क्या आएगी, पाई से पाई कटेगा, t/12 आ गया। अभी आता भी है, तुम्हें पता भी है, मीन से शुरुआत का हाफ दूरी में कम टाइम लगता है, बाद के हाफ दूरी में ज़्यादा लगता है। तो ये जो टाइम आता है वो t/12 आता है और t/6 आता है। ठीक है। और हाँ, मैंने साइन क्यों माना, मान सकते हैं, एडवांस तैयारी कर रहा है, मीन से टाइम निकाल रहा था, मीन से यहाँ तक जाने का। अदरवाइज तुम यहाँ से मानते तो कॉस का टर्म लेते, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो सीधे तुम चाहते निकाल सकते, सीधे निकाल रहा था, कॉस ओमेगा टी लिखते, माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे प्लस एल लिख देते, सॉल्व करते, नेट टाइम एक ही बार आ जाता। बट ठीक है, मर्जी। ये वाला टाइम अलग निकाल लिया t/4, और ये टाइम अलग निकाल लिया t/12। तो वैल्यू क्या आ गई, 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 1 4, 40/12, दैट इज t/3, 1/3। या t कितना, 2 टाइम पीरियड, 2π√m/k, k1। तो टाइम में 2π/3 का टर्म बनना चाहिए, 2π/3। क्या गलत कर दिया यार, कहीं कैलकुलेशन गलत किया, 3। ओके ठीक है, इसमें आंसर में ना मिस्टेक है। इसका आंसर जो है वो है 2π/3 √m/k1। तो 2π/3 √m/k1, तो इसको चेंज कर लो, 2π/3 √m/k1। तो आंसर इज दिस वन। 34, द मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द राइट स्प्रिंग। राइट स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। 34 देखो, इस स्टैंड पे था, तो इस स्प्रिंग में कितने कंप्रेशन था, 2L का कंप्रेशन था इनिशियल, और फाइनली इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है। अगर इस स्प्रिंग में कंप्रेशन मान लो x का हो रहा है, इसमें कितने का इलोंगेशन आएगा। देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, तो अगर ये ब्लॉक यहां से चलते हुए, ये ब्लॉक यहां से चलते हुए यहां पर आता है और इसको x कंप्रेस करता है, अगर x कंप्रेस करता है, लगा दो कंजर्वेशन, यहाँ की एनर्जी बराबर सिस्टम की यहाँ की एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ k1 इंटू कंप्रेशन कितना, 2L का स्क्वायर, और कैंडिडेट एनर्जी 0 थी इस ब्लॉक की, और जब वो इस स्टैंड पे जाएगा तो कैंडिडेट एनर्जी अगेन 0 होगी, और इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ k2 इंटू एक्स स्क्वायर बनेगी। और इस स्प्रिंग की पोटेंशियल कितनी बनेगी, देखो ये दूरी 2L है, ये दूरी L है, ये दूरी x है। तो यहाँ से लेके यहाँ इस स्प्रिंग का इलोंगेशन क्या होगा, नेचुरल लेंथ आएगा ना, इससे आएगा ना, ये बनेगा नेचुरल लेंथ से आएगा, नेचुरल लेंथ से ये दूरी आएगी, दैट इज L प्लस एक्स। इस स्प्रिंग की एनर्जी इतनी, और इस स्प्रिंग की एनर्जी हाफ k1 इंटू L प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
कि जब ये ब्लॉक इधर जा रहा होगा तो ये ब्लॉक इससे टाइट है ना, इससे अटैच है, तो जब स्प्रिंग कंप्रेस कर रहा होगा तो ये वाला इलोंगेटेड भी तो हो रहा होगा। इलोंगेशन नेचुरल लेंथ से देखा जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको इधर भेजेंगे, हाफ का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 4l का स्क्वायर बराबर, ये बनेगा k2 अपॉन k1। एक काम करो, k2 से डिवाइड कर दो, k2 भी यहाँ से हट जाएगा, k2 से डिवाइड कर दो, तो k1 अपॉन k2 4/3 है ना, k1 अपॉन k2 पे 4/3 रख दो, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा 4/3 l प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, इसको मल्टीप्लाई करो बनेगा 16l स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर, ये कितना आएगा 4l स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8lx। इससे इक्वेशन बनेगा 7x स्क्वायर प्लस 8lx, और ये कितना है 4l स्क्वायर है माइनस 12l स्क्वायर बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना होगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो वैल्यू हो जाएगी 6l/7। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगी x की वैल्यू 6l/7। तुम्हें आंसर मिल गया ये पार्ट में। 35 करा, सपोज द मास m hit the right spring and stick to it, the extension of left spring when the mass m is in equilibrium position during its motion। extension in left spring when the mass m is in equilibrium position during its motion। तो ये क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हटा दूं, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कितना इलोंगेशन आएगा जब ये ब्लॉक कहाँ पर आएगा, मीन पोजीशन पर आएगा। तो मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होगा 0। अच्छा, क्या मीन पोजीशन इस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा, अगर इधर होगा तो ये इलोंगेटेड, ये भी इलोंगेटेड होगा, तो दोनों इधर खींचेंगे इस, और अगर इधर होगा तो ये कंप्रेस होगा तो धक्का मारेगा, और इलोंगेटेड इधर। मीन पोजीशन इस नेचुरल लेंथ और इसके बीच में आएगा कहीं, मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, मीन पोजीशन कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ, ये तो दूरी 12 है, इलोंगेशन x मान लो, तो इसका स्प्रिंग फोर्स इधर बनेगा, दैट इज k1x। अगर ये दूरी x है तो, अगर ये दूरी x है मीन पोजीशन पे, तो इस ब्लॉक का बता सकते हो, इस ये वाला नेचुरल यहाँ पड़ा हुआ है, ये दूरी कितना होगा, ये इसका इलोंगेशन कहलाएगा, इसका इलोंगेशन। ये दूरी कैसे आएगी, देखो ये दूरी 3l है, ये दूरी 2l है, ये दूरी क्या बनेगी l माइनस एक्स, नहीं l बनेगी ना, ये 3l ये 2l, तो ये बनेगी l, l तो है ही है, ये x है तो बनेगा l माइनस एक्स, ये फोर्स आएगा k2 l माइनस एक्स। और मीन पोजीशन पे दोनों आपस में बैलेंस होंगे, तो k1x बराबर k2 l माइनस एक्स, और k1 अपान k2 4/3 है तो इसको इधर भेज दो, 4/3x बराबर l माइनस एक्स, तो 4x बराबर 3l माइनस 3x, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3l अपान 7, तो 3l अपान 7 बी पार्ट इज आंसर। कंप्रीहेंशन 2 पे आते हैं, पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा है रॉड ऑफ मास m and length l is attached a rod of mass m and length l is attached to the L shaped plank at a, इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, string is fixed between the rod and plank, whole system is moved with the constant acceleration g, acceleration, टेंशन इन स्प्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछ रहा है, टेंशन कितना होगा, चलिए एफबीडी बनाते हैं।
क्वेश्चन है 36। जी सीधा जा रहा है, टेंशन इन स्ट्रिंग पूछ रहा है, क्या करें? प्लैंक पे खड़े हो जाओ, इस रॉड की वीडियो बनाएंगे तो टेंशन टी इधर दिखाओगे, सूडो फोर्स इधर दिखाओगे, mg का, mg का है। और अब क्या करेंगे, इसके बाद टॉर्क जीरो कर दो, हिंज रिएक्शन तो आएगा ना, हिंज रिएक्शन ऐसे दिखा दो fx, ऐसे fy दिखा दो, ये वीडियो बन तैयार होगी इस रॉड की। और इसके बाद टॉर्क जीरो करोगे तो इससे फायदा तुम्हें ये होगा, टॉर्क अगर जीरो कर देते हो तो fx fy इसी से पास कर रहे हैं तो जीरो आ जाएगा, टी डायरेक्ट सॉल्व कर जाएगा। तो इसके बाद टॉर्क क्या आएगा, mg इंटू एल बाई टू, ये mg ऐसे घुमाएगा और ये t उल्टा घुमाएगा, माइनस टी इंटू एल, और fx fy का टॉर्क जीरो इसके बाद, दैट इज जीरो, टी कुल क्या आ जाएगी mg बाई टू। दिस इज द आंसर ऑफ 36, mg बाई टू। 37 कह रहा हिंज ने कितना फोर्स लगा के रखा है, मतलब fx fy निकालना है। तो 37 के लिए इस फ्रेम से, अगर तुम इस फ्रेम से देखते हो, अगर तुम इस फ्रेम से देखते हो, इस फ्रेम से, तो रॉड स्टेशनरी नजर आएगा, तो x में नेट फोर्स जीरो कर देंगे, y में नेट फोर्स जीरो कर देंगे, ठीक है। और इस रॉड का जो mg होगा वो नीचे को दिखेगा। चलो x में फोर्स बैलेंस करते हैं, x में कौन फोर्स है, t है, fx और mg है। क्या लिखोगे, mg बराबर t प्लस fx, और t mg बाई टू है, उठा कर रख दो, तो fx क्या आ गया, mg बाई टू, mg बाई टू। y में फोर्स बैलेंस करो, y में, तो y में fy ऊपर को है, fy ऊपर को है, और ये वाला mg नीचे को है, बैलेंस कर दो, अब fy कितना आ गया, mg। आपको पूछे नेट फोर्स, तो क्या करेंगे, अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, mg कॉमन आएगा, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट बनेगा 1/4 प्लस 1, रूट 5/4 आएगा, रूट 5/4, तो रूट 5/2 के टर्म में आ जाएगा। 38 व्हेन स्ट्रिंग इज कट, तो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है स्ट्रिंग कट करने के बाद। जब स्ट्रिंग को तुम कट कर दोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, कट कर दो, टेंशन इमीडिएट गायब हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा रॉड इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो इसके बाद टॉर्क क्या अल्फा कर दो, तो इसके बाद टॉर्क होगा तो fx का भी टॉर्क जीरो आएगा, fy का भी जीरो आएगा, और mg इसी से पास कर रहा है उसका भी जीरो आएगा, टॉर्क सिर्फ इस mg का आएगा। क्या लिखोगे, mg इंटू एल बाई टू बराबर, इसके बाद आई, इस पूरे रॉड का आई इसके बाद बनेगा ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, व्हाट इज अल्फा, 3/2 g अपन एल, तो 3/2 g अपन एल, और इस सेंस में आएगा, ठीक है। इसके बाद कंप्रेंशन थर्ड पे आते हैं। कंप्रेंशन थर्ड में कह रहा है, नाइन से शुरू कर रहा हूँ, कह रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a इज प्लेस्ड इन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये क्वेश्चन दिया गया, रेशियो ऑफ इलोंगेशन सेक्शन ऑफ PQ एंड QR, इलोंगेशन की बात कर रहा है, PQ और QR में क्या आएगा। देखो एक तो तरीका है, कांस्टेंट फोर्स वगैरह 2F है ना, तो एवरेजिंग मेथड यूज कर सकते हो इलोंगेशन निकालने के लिए, और एक तरीका है इंटीग्रेशन का, तुम्हारा चॉइस है तुम क्या चाहते हो। चलो एवरेजिंग मेथड में तुम्हें बता देता हूँ, 39 का आंसर क्लियर। F 2F का फोर्स है, और ये L/2 है, देखना
यहाँ का टेंशन निकालना पड़ेगा। यहाँ का अगर तुम एवीडी बनाओगे ना इस रॉड को, ये वाला एफ ऐसे दिखाओगे, और यहाँ का जो फोर्स आएगा ना, यहाँ का फोर्स, ये 2F की वैल्यू घट रही है, धीरे धीरे घटते घटते यहाँ पर आ रही है, तो पता ही कितना आना चाहिए, ये 3F/2 आना चाहिए यहाँ का फोर्स, ये PQ, और ये 3F/2 ऐसे लीनियरली घटता है यार। एक्सेलरेशन निकाल के मास से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर दे देगा। अगर यहाँ का फोर्स निकालना था तो यहाँ पे टेंशन कितना है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लो, ए की वैल्यू क्या आएगी, 2F - F अपान मास m, F अपान m आ गया। और ये वाला फोर्स मान लो F1 है, क्या लिखोगे, F1 - F बराबर मास, इसका मास आधा है ना, तो m/2 इंटू F अपान m। देखो m से m कट गया, आ गया ना, F इधर भेजोगे तो F + F/2 दैट इज 3F/2। इसलिए जरूरत ही नहीं थी, लीनियरली चेंज होता है कांस्टेंट के केस में। अब क्या करेंगे, अब इसमें इलांगेशन निकालते हैं। इसका लेंथ L/2 है, इसका भी L/2 है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस इस फोर्स का सम होता है, दोनों ऐसे खींच रहे हो ना, दोनों के फोर्स का सम, अपोजिट में प्लस मानते हैं एवरेजिंग मेथड में, अपोजिट में प्लस मानते हैं एवरेजिंग मेथड में, तो हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। ये मॉडल्स, और वैसे ही पता है इसके अलावा भी ना, ये तो वही है F बराबर kx जैसा, नहीं तो k तो टर्म सेम आएगा, k इसलिए सेम आएगा कि k क्या होता है, YA अपान L होता है, तो यंग मॉडुलस तो इसका सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, लेंथ भी दोनों का सेम है, तो k तो सेम आएगा। F बराबर kx फॉर्मूला होता है, इसका मतलब x का रेशियो, इलांगेशन का रेशियो वही बनेगा जो f का रेशियो बनेगा, तो ये F एवरेज फोर्स होता है कांस्टेंट फोर्स के केस में। इसका मतलब x1 अपान x2 की वैल्यू क्या बताओगे, F1 का एवरेज अपान F2 का एवरेज, इसका एवरेज तो 3F/2 प्लस F का एवरेज कितना होगा, F प्लस 3F/2, जोड़ दो F को 3F/2 में, घटाना नहीं है, अपोजिट से इसमें प्लस होता है, तो 2 और 3 5F/2 का आधा 5F/4 बनेगा। वैसे यहाँ पे ये 2F है, ये 3F/2, दोनों का सम करो, 2 दूनी 4 3 7 7F/2 का आधा 7F/4 होता है, तो आंसर इज 5/7, आंसर इज 5:7, सी पार्ट आंसर। अगला कह रहा है रेशियो ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द सेक्शन PQ एंड सेक्शन QR, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके लिए तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, बिना इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। टोटल एनर्जी स्टोर इन द रॉड, तो कंफर्म है, यहाँ पे आ गया, दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा। बताता हूँ, एनर्जी के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हाफ के एक्सेस का नहीं कर सकते हो क्योंकि फोर्स ना ये लीनियरली वैरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो बताता हूँ, इलांगेशन निकालने के लिए इजी अप्रोच था, एनर्जी के लिए तो इंटीग्रेशन ही तरीका है, ये था ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब आ ही गया तो सॉल्व करेंगे और क्या। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाला था जो कि आया था F/m। अब इसके सेंटर से x दूरी पे मैं इलांगेशन चाहता हूँ, सेंटर से x दूरी पे इलांगेशन कर रहा हूँ, फोर्स चाहता हूँ, यहाँ पे फोर्स कितना है और इसकी पीरियड x का, तो यहाँ का फोर्स कितना है, इसके लिए इतने पार्ट की वीडियो बनाओगे, ये 2F दिखाओगे और यहाँ का टेंशन T दिखा दो, इतने पार्ट की वीडियो बना रहा हूँ, इतने पार्ट, यहाँ का T, यहाँ का 2F, तो क्या लिखोगे, तो ये लेंथ कितना आएगा L - x,
इक्वेशन क्या लिखोगे 2f माइनस टी बराबर इसने पोर्शन का मास लिखोगे m अपान एल इंटू एल माइनस एक्स। यूनिटरी मेथड से मास निकाल लिया इतने पार्ट का। एल लेंथ का मास है तो 1 लेंथ का मास m अपान एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू एक्सेलरेशन f अपान m। इससे बन गया 2f माइनस टी बराबर ये एल से एल कटेगा, ये बनेगा f और ये बनेगा माइनस एफ एक्स अपान एल। यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, इसके इधर भेजो बाकी किधर भेजो, ये इधर जाएगा तो बनेगा f और ये इधर जाएगा तो बनेगा एफ एक्स अपान एल। f कॉमन निकाल लो तो बनेगा l प्लस एक्स अपान, ये टेंशन आ गया। ओके अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि टेंशन के बाद अब इंटीग्रेशन के टर्म्स आएंगे। अब इस छोटे सी स्ट्रिप में हम एनर्जी की बात करेंगे, इस छोटे सी स्ट्रिप में एनर्जी की बात करेंगे, इस स्ट्रिप में dx में। तो एनर्जी की वैल्यू लिख सकते हो सीधे du बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर और इस छोटी सी स्पीड का k क्या होगा वाई ए अपान एल, तो वाई ए अपान एल एल डी एक्स। तो एनर्जी जो du बनेगी छोटे से स्ट्रिप में हाफ वाई ए अपान एल इंटू इलांगेशन निकालना पड़ेगा, इलांगेशन नहीं चाहता बेकार में, वो वाला फॉर्म होगा एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम क्या एरिया इंटू डीएक्स, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एरिया इंटू डीएक्स। इसका स्ट्रिप छोटे से स्ट्रिप का वॉल्यूम बन गया बराबर 1/2 यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर होता है, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस बनेगा टी अपान, ये टी है ना टी अपान ए मतलब एफ स्क्वायर एल प्लस एक्स अपान एल का होल स्क्वायर अपान ए। ये ना स्ट्रेस क्या बनेगा टी अपान ए स्ट्रेस का स्क्वायर तो स्क्वायरिंग कर दो तो एफ स्क्वायर एल प्लस एक्स अपान एल का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बन गया। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी, बनेगा 1/2 वाई एफ स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एल प्लस एक्स अपान एल का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका ये वैल्यू हटा दे, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन 0 से लेके l/2 इधर कर दो इंटीग्रेट, तो ये इस पार्ट की एनर्जी बन गई, इस पार्ट की एनर्जी बन गई, क्यू आर पार्ट की एनर्जी बन जाएगी। और यही इंटीग्रेशन पी क्यू का 1/2 यंग मॉडुलस एफ स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेके -l/2 कर दो, तो पी क्यू पार्ट की एनर्जी बन गई। रेशियो पूछा इसका इसका, तो इस इंटीग्रेशन को इसे डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर रेशियो। और कोई पूछेगा टोटल एनर्जी, दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा टोटल एनर्जी। ठीक है ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि इन द कॉलम इतना 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 ये पार्ट पी कह रहा है द थिन लेयर ऑफ वाटर एंड सरफेस टेंशन इतना प्रेजेंट बिटवीन द टू मासलेस स्क्वायर प्लेट ऑफ एरिया इतना, देन मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द प्लेट अपार्ट, ऐसे खींचना है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ठीक है सरफेस टेंशन दिया गया, the thin layer of water of surface tension इतना present between the two massless square plate of area इतना, the minimum force if n is perpendicular to the plate pull the part apart, ऐसे खींचना है ऐसे। ओके ओके तो स्क्वायर प्लेट है ना,
तो अगर ये स्क्वायर प्लेट है, अगर ये स्क्वायर प्लेट है, अगर ये स्क्वायर प्लेट है ये, तो सरफेस टेंशन हमेशा बाउंड्री पे आती है, हमेशा सरफेस के बाउंड्री पे आएगी। तो अगर इस तरीके से प्लेट है ना, तो जब तुम इसको ऐसे खींचोगे अपार्ट, ऐसे खींचोगे ना ऐसे, तो सरफेस टेंशन इस पेरीफेरी से आएगा, क्योंकि वहाँ पे सरफेस लेयर ऐसे बनेगी, ऐसे। सरफेस टेंशन इस वाले से अगर दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे ना, तो तुम पुल ऊपर को कर रहे हो ना, ऊपर को ऐसे कर रहे हो। अगर तुम पुल ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो इस डायरेक्शन के पैरेलल सरफेस देखना पड़ेगा। सरफेस टेंशन सरफेस के हमेशा पैरेलल होता है, सरफेस टेंशन इज ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस। तो अगर तुम इसको ऐसे पुल कर रहे हो, तो तुम्हें इस डायरेक्शन के पैरेलल सरफेस, तुम देखो इस एज पे दिखेगा, इस एज पे लिक्विड की लेयर ऐसे चढ़ी होगी, ऐसे चढ़ी होगी, ऐसे। जब ऐसे खींचोगे तो इस सरफेस से आएगा सरफेस टेंशन का। जब तुम ऐसे खींचोगे तो लेयर ऐसे खींचेगी, ऊपर वाले प्लेट को इधर की लेयर में ऐसे खींचेगी, ऐसे ऐसे खींचेगी। तो कितना फोर्स आएगा, दैट इज, अगर ये लेंथ एल के बराबर है, अगर ये लेंथ एल के बराबर है, एल 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 एल, जब तुम ऊपर को पुल करोगे तो जो भी फोर्स आएगा, दैट फोर्स इज सरफेस टेंशन इंटू 4L। तो टी की वैल्यू दिया गया कितना, 0.08 दिया गया। लेंथ कितना होगा भाई, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लेंथ क्या आएगा, अंडर रूट कर दो। तो अगर एरिया 400 सेंटीमीटर से लेंथ कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल लो, मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बनेगा 0.4 दूनी 8 टाइम 64, तो 0.064 बनेगा। इस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट 0.06, तो आंसर इज 4। पी का आंसर 4 हो जाएगा। क्यू का क्या कह रहा है, वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस इतना सडनली स्पिल्ट इनटू इतना आइडेंटिकल ड्रॉप, द सरफेस टेंशन ऑफ स्क्वायर, द वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल से लगा दो, आंसर देगा। एक ड्रॉप की एनर्जी निकालोगे टी इंटू सरफेस एरिया 4πr²। क्यू का आंसर क्या बताओगे, टी सरफेस टेंशन दिया गया टी इतना, तो टी इंटू 4πr², आर की वैल्यू दिया गया 1 सेंटीमीटर, माइनस फाइनल टी इंटू 4π इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, एन बन गया ड्रॉप। और अब एन दिया गया 10⁻3, इनिशियल आर दिया गया 1 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन दिया गया, कैपिटल आर निकालना है तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दो, वॉल्यूम कंजर्वेशन, इनिशियल वॉल्यूम क्या बनेगा 4/3 पार क्यू, और फाइनल वॉल्यूम एन टू 4/3 पार क्यू। यहाँ से आर उठा के प्लेस कर देना, आर उठा के प्लेस कर देना, इसमें सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। एस कह रहा है इफ द वाटर, the subball radius is blown very slowly so that radius decreases up to 2 centimeter. If surface tension of इतना the work done, अरे क्या करना, सेम सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर दो, घटा दो सरफेस एनर्जी, आंसर दे देगा। एस पार्ट क्या कर रहा है, द वाटर इज पोर्ड इनटू कंटेनर है द सर्कुलर रेडियस इतना बॉटम सो दैट इतना, द हाइट कितना होगा ताकि वाटर बाहर निकल सके, ये सब क्लास में पढ़ाया जाता है। तो क्या करोगे तुम, इसमें पानी रखा गया तो यहाँ पे ये ऐसे होगा इस तरीके से, तो सरफेस टेंशन ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, इस तरीके से होगा, पानी से बाहर निकलना चाहेगा बबल, तो सरफेस टेंशन ऐसे खींचेगा। तो क्या लिखोगे, टी इंटू 2πr, रेडियस नीचे वाले का स्मॉल आ रहा है, टी इंटू 2πr बन गया फोर्स यहाँ का, टी इंटू, अगर इसका रेडियस स्मॉल रहा है तो ये फोर्स बन गया टी इंटू 2πr, और ये हाइट अगर h है तो यहाँ का प्रेशर क्या आएगा p इंटू πr²। इधर का जो फोर्स आएगा वही तो इस सरफेस टेंशन के फोर्स को एग्जिट करेगा तो बाहर निकल जाएगा, तो टी इंटू 2πr इक्वल्स टू प्रेशर इंटू πr²। 43 में कह रहा है कि बताइए पी पार्ट, यूनिफॉर्म इतना इतना इतना, फ्रिक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर कह रहा फ्रिक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, बॉडी रोटेट क्लॉकवाइज, बॉडी रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, बस क्या करेंगे कुछ नहीं, वही फोर्स तुम यहाँ लगाए हो, ठीक है। अब बॉटम पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, तो इसके लिए फोर्स सरफेस पे लगा हुआ है ना, अरे कुछ नहीं करना यार,
ये सारे क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, अगर इसको तुम चाहो तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगा दो, सॉल्व कर दो, आंसर दे देगा। इसको एक्सप्लेन क्या करना, इस पे क्या करो। अब प्रॉब्लम है ना कि स्लीपिंग होगी नहीं स्लीपिंग होगी, ये क्वेश्चन बता दे। यहाँ का फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिख लो, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, म्यू एम जी। म्यू कितना 0.05 दिया गया, 0.05 m1 इंटू जी करोगे तो 10 आएगा, तो 0.5 बन जाएगा। और बॉटम पॉइंट के बाद टॉर्क क्वेश्चन लिख के चेक कर लो, फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम आ रही है तो ऐसे ही स्लिप करेगा। वैसे भी देखो ना, निकालो टॉर्क बॉटम पॉइंट के बाद, तो 2 इंटू 2 फोर्स है ना, 2 न्यूटन का फोर्स। या इसको वीडियो जाके देख लेना यार, मेरी प्लेलिस्ट रोटेशन में गई तो रोटेशन क्लियर हो जाएगा। 2 फोर्स, 2 का फोर्स है इंटू परपेंडिकुलर दूरी कितनी है दूरी, दैट इज 2r, रेडियस 1 मीटर है ना, तो 2 बन जाएगा। टॉर्क बराबर आई अल्फा। और सॉलिड स्फीयर का आई स्क्वायर क्या होता है, 7/5 हमारे स्क्वायर होता है, 7/5 m 1 है, r भी 1 है, 7/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा क्या आएगा इससे, अल्फा जाएगा 4 इंटू 5 20/7। अब इस पे लिखे दो एफ बराबर एम ए, तो क्या लिखोगे 2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स भाई 2 माइनस यहाँ का फ्रिक्शन पीछे कर मान लिया, पीछे कर मान लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 1 है और एक्सेलरेशन क्या होगा आर अल्फा, आर भी 1 है तो अल्फा पुट कर दो 20/7। इससे एफ की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 20/7, 7 दूनी 14, 14 का मतलब -6/, ठीक है। इस माइनस साइन 6/7 देखो, ये 7 बच्चे 7 छक्के 42, 749, ये ज़्यादा है। इसका मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन ये प्योर रोल परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 0.5, मतलब बॉटम पे स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन 0.5 के बराबर काम करेगा, 0.5 बराबर काम करेगा। और माइनस साइन ये बता रहा है कि फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन ये बता रहा है। इसका मतलब ये है कि 0.5 का फ्रिक्शन काम करेगा और आगे करूँगा। कह रहा है क्वेश्चन में पार्ट, फ्रिक्शन विल बी इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉडी फर्स्ट, यस, पी का आंसर 1 होगा। और फ्रिक्शन जो अपोजिट गलत कर रहा है, बॉडी रोटेट क्लॉकवाइज एंड बॉडी रोटेट क्लॉकवाइज, बॉडी किस सेंस में रोटेट करेगा, क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास बहुत टॉर्क लगा देंगे, तो सेंटर ऑफ मास बहुत टॉर्क ये वाला टॉर्क ज़्यादा आएगा ऐसे, क्योंकि 0.5 है ये 2 है, ये ज़्यादा है ना, तो ये सेंटर ऑफ मास को ऐसे घुमाएगा ऐसे, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब थर्ड। पी का आंसर 1 और 3 हो सकता है, ऑप्शन में चेक कर लो, 1 एंड 3 कंफर्म है, आंसर इज ए पार्ट, क्योंकि पी का ऑप्शन 1 और 3 होना चाहिए, बस 1 ही है यहाँ पे, ठीक होना चाहिए। क्यों क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है इतना है, सेम काम करना है, फ्रिक्शन को वेरिएबल मान लो और मान लो, और टॉर्क को सेंटर ऑफ मास को इसका इसके बाद लिख दो, फिर फ्रिक्शन निकाल लो, स्लिपिंग हो रही कि नहीं हो रही है सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जाके रोटेशनल मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट मेरा देख लो, उसमें स्पूल प्रॉब्लम भी देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg execute SHM about the mean position O with angular frequency 1 radian per second and the total energy 2 joule. X is positive if the toward origin O at velocity particle O move toward the right, then select the correct answer using the code below. Particle 1 kg execute SHM about the mean position O. Angular frequency इतना and total energy इतना. It measured toward right from O. Particle is at O and move toward right. Then select correct options. x बराबर 1 पे पार्टिकल की स्पीड होता है, सब क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सब। पार्टिकल को मान लो मीन से शुरू कर रहे हैं,
ओके, पार्टिकल एट ओ एंड मूव टुवर्ड राइट, पार्टिकल ओ पे मीन पोजीशन पे राइट में जा रहा है, इक्वेशन क्या बनेगा, x बराबर a sin ओमेगा t बनेगा, मीन पे और पार्टिकल जा रहा है a sin ओमेगा t, मास 1 kg है, ओमेगा क्या है अंडर रूट किया पाने दिया ना 1 रेडियन, ओमेगा है 1, तो 1 बराबर अंडर रूट के क्या है, के नहीं दिया कोई बात नहीं, अंडर रूट किया अपान लिख लो क्या फर्क पड़ता है, और मास क्या दिया गया 1 kg, तो के की वैल्यू इक्विवेलेंट के क्या आ गया 1, एनर्जी क्या है 2 जूल, टोटल एनर्जी 2 जूल, और टोटल एनर्जी कितनी होती है हाफ एम ए ओमेगा का होल स्क्वायर, तो बन गया 2 से 2 4 बनेगा, और मास क्या आ गया, मास दिया गया 1 kg, और एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे ओमेगा 1 दिया गया, तो इससे ए की वैल्यू क्या आ गई 2, इक्वेशन क्या बन गया x बराबर 2 साइन ओमेगा, ओमेगा 1 है, इक्वेशन बन गया। अब कोई तुमसे पूछे स्पीड ऑफ पार्टिकल इज रूट 2 एट किस पोजीशन पे स्पीड, तो निकाल नहीं सकते हो, डिफरेंशिएट कर दो, v का स्क्वायर का फॉर्मूला भी तो होता है, v का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लगा दो, v की जगह पे रूट 2 प्लेस कर दो, रूट 2 प्लेस कर दो, ओमेगा की वैल्यू प्लेस कर दो, a की वैल्यू प्लेस कर दो, आ गया x की वैल्यू, कैंडिडेट दिया पार्टिकल 1 जूल, 1 जूल कहाँ पे होगा, तो जब स्पीड पता है तो इस कैंटिक एनर्जी से स्पीड निकाल लो, फिर इसमें रख दो, इस कैंटिक एनर्जी हाफ जूल को लिख दो हाफ एम वी स्क्वायर, फिर भी आ जाएगा, भी रख दोगे फिर एक्स आ जाएगा, एक सॉल्व कर दो, कर देता हूँ चलो, 1 जूल है ना, तो 1 जूल बराबर हाफ एम, एम क्या दिया गया 1 kg इंटू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या आ गया रूट 2, इसका मतलब कि जो क्यू का आंसर होगा वही आंसर पी का भी होगा, इसको उठा के आप प्लेस कर दो वी स्क्वायर की जगह पे, तो बोलो क्या आ गया 2, और ओमेगा 1 है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड कितना दिया गया, एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड 2 आया है, देखो एम्पलीट्यूड 2 आया है, यहाँ पे देखो 2 है, तो बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से बनेगा 16, यार ए कितना आया, ए 2 आ रहा है, नहीं ये 2 है ना, ये तो 2 आ रहा है, इससे बताओ कितना आएगा, ये 4, अरे 2 का स्क्वायर करोगे ना, वेट मैं कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 बनेगा, ये 2, तो 2, तो ये 2 बनेगा, इसका मतलब आंसर 3 और 4 होगा, प्लस माइनस रूट 2, तो पी का भी आंसर 3 4, इसका भी आंसर 3 4, अब चेक कर लो, पी का आंसर 3 4, तो यहाँ पे मैच कर रहा है, और क्यू का भी आंसर 3 4, तो आंसर इसी पार्ट, वैसे ही बाकी कैलकुलेट कर लेना। नाउ 45 द लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इतना 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 इतना, इफ द मास ऑफ ब्लॉक इज डबल, टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, कीपिंग के एंड ए अनचेंज, क्या फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, समझ में आ जाएगा आंसर, बता दो, ये पार्टी बताता हूँ, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के, मास ऑफ द ब्लॉक इज डबल, के अनचेंज है, मास को डबल करोगे रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, तो पी का आंसर 1 हो जाएगा। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, दैट इज हाफ एम इंटू ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा क्या होता है अंडर रूट किया पान एम, अंडर रूट किया पान एम, या हाफ के इंटू ए स्क्वायर, तो के कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो एनर्जी पर असर नहीं पड़ेगा, एनर्जी विल नॉट चेंज, रिमेन 4, मतलब पी का आंसर 1 4 हो जाएगा, पी का आंसर 1 4 देख लो, तो 1 और 4 इसमें इससे मैच कर रहा है। अब क्यू का आंसर चेक कर लो, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज डबल, एम्पलीट्यूड डबल होगा तो टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब क्यू का आंसर टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हाँ एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये हाफ के स्क्वायर होता है ना, के स्क्वायर, तो के कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड को डबल करोगे तो एनर्जी डबल 4 टाइम्स हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका क्यू का।
क्यू का थर्ड देखो किसे मैच कर रहा है, क्यू का थर्ड मैच कर रहा है, आंसर इज ये था। ऐसी बाकी भी आंसर मार्क कर लेना। ओके, और जो चैप्टर समझ में आया रहा क्या करोगे, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको चैप्टर जरूर समझ में आएगा।